हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 गणित के 5वें चैप्टर वर्ग और वर्गमूल इसका पूरा परिचय करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा और आप इसके क्वेश्चंस भी आराम से कर सकते हैं। इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए, जिसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वर्ग और वर्गमूल है क्या। देखो, कोई भी जो संख्या हो, मान लीजिए कोई संख्या 4 है, जब इस संख्या को खुद से ही, स्वयं से ही जब गुणा करते हैं, यानी 4 को हमने गुणा किया 4 के साथ, तो ये बन जाता है 4 का वर्ग और ये हो जाता है 4 चौको 16। तो हम ये कहते हैं कि हमने 4 का वर्ग किया है। यानी अगर हमें लिखना हो 4 का वर्ग, कि 4 का वर्ग क्या है, तो ये इसको हम लिखते हैं 4 की घात 2 और ये ऐसा हो जाता है। अगर हमें लिखना है 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग करने के लिए हम क्या करते हैं, 8 को स्वयं से, उसी से ही गुणा कर दो और ये हो जाएगा 64। 8 का वर्ग जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको लिखने का दूसरा तरीका है कि 8 के ऊपर ये 2 लिख दो आप। तो ये भी 8 का वर्ग है और 8 का वर्ग इस तरह से भी तो लिखा ही है। और 8 का वर्ग हम कैसे निकालते हैं, 8 को 8 से गुणा कर देते हैं। तो अब आप समझ गए कि वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या को जब स्वयं से, खुद से ही गुणा करते हैं तो हमें उसका वर्ग मिल जाता है। अभी हम वर्ग पे ही फोकस करेंगे, वर्गमूल पे हम थोड़ा बाद में आएंगे। तो 4 का वर्ग आपने देखा 16 हुआ, 8 का वर्ग 64 हुआ। इसी प्रकार से अगर मैं एक एक करके आपसे पूछूं कि 1 का वर्ग क्या है, तो क्या होगा। 1 का वर्ग होता है, यानी 1 का 1 में गुणा किया वो 1 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग यानी 2 का 2 से गुणा करो तो हमें 4 मिल जाएगा। 3 का वर्ग क्या होता है, तो 3 का 3 से गुणा करो हमें 9 मिल जाएगा। इसी तरह से 16 4 का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग 49। ये सब तो आप देख रहे हैं, वर्ग करने के बाद हमें ये मिला, यहाँ पे वर्ग करने के बाद ये मिला, यहाँ पे वर्ग करने के बाद ये मिला। तो जब भी हमें वर्ग करने के बाद जो संख्याएं प्राप्त होती हैं, इनको क्या संख्याएं कहते हैं, इन्हें कहते हैं वर्ग संख्या। ये वर्ग संख्याएं हैं, तो इन्हें वर्ग कहते हैं और इनको हम पूर्ण वर्ग भी कह सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो क्या 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? बिल्कुल, 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि यह 8 का वर्ग होता है। तो 8 का वर्ग होता है 64, यानी 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? 80 कोई एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब किसी संख्या को खुद से हम गुणा करेंगे, किसी पूर्ण संख्या, परफेक्ट संख्या को, ठीक है, तो उसको गुणा करके उसी से हमें 80 कभी नहीं मिलेगा, 81 ज़रूर मिलेगा। 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 9 को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो हमें 81 मिलेगा। 9 का वर्ग होता है 81, तो 81 एक वर्ग संख्या हो गई, यानी वर्ग संख्या का हो या पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब आपको समझ आ गया पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। तो ध्यान रखना, 1 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9, 16, 25। आगे बताओ क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या, 36। बिल्कुल सही। आगे 49 49, आगे 64, फिर 81, फिर 100। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि ये संख्याएं कैसे प्राप्त हुई, जब हमने एक पूर्ण संख्या का वर्ग किया और हमें फिर ये संख्याएं मिलती हैं। जैसे 7 का वर्ग हम करते हैं तो हमें 49 मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार से 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, 169 पूर्ण वर्ग संख्या है ना। कैसे? जब 11 का वर्ग करते हैं, यानी 11 को जब खुद से गुणा करेंगे तो हमें 121 मिलता है। 12 को जब खुद से गुणा करते हैं तो हमें 144 मिलता है। इसी तरह से 13 का वर्ग क्या होता है, 169।
14 का वर्ग क्या होता है 196, 15 का वर्ग क्या होता है 225। तो मेरे दोस्तों आपको 1 से लेके 20 तक के वर्ग तो आने ही आने चाहिए। ये तो आपकी बिल्कुल ज़बान पे, बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए, आपकी टंग की टिप पे। की किसी ने पूछा कि भाई 18 का वर्ग बताओ, तो आप फट से बोल दो कि 18 का वर्ग 324 होता है। 19 का वर्ग क्या होता है, तो आप फट से बता दो 19 का वर्ग 361 होता है। 17 का वर्ग क्या है, तो ये 289 होता है। ये आपको बिल्कुल आपकी ज़ुबान में बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि 1 सेकंड में ही आप बता दो कि इनके वर्ग क्या होते हैं। 20 का वर्ग क्या होता है 400। तो कम से कम 20 तक, वैसे तो 25 तक होने चाहिए, बट कम से कम 20 तक आपको वर्ग याद करने हैं। बिल्कुल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत काम आएगा आपकी, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपके एनसीईआरटी में जो बीच बीच में इस तरह से लिखे होते हैं ना, प्रयास कीजिए, तो ये आपको ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इससे जो है आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनते हैं। और जब आप ये सभी कर लेते हैं तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में भी आसानी होती है। तो इनको ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न ये है, दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहला है 30 और 40। तो 30 और 40 के बीच में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो 30 और 40 के बीच में हमें मिलता है 36। तो 30 और 40 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? ये है 36। केवल एक ही संख्या होती है इनके बीच में पूर्ण वर्ग, और ये 36 है। और 50 और 60 के बीच में अगर हम देखें तो 50 और 60 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ये तो कोई नहीं है, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। तो 50 और 60 के बीच में तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें हम ये कहेंगे कि 50 और 60 के बीच कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ओके, बात समझ आ गई? ऑलराइट। और अब हम सीखेंगे कि वर्ग संख्याओं के क्या गुणधर्म होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला तो है इकाई का अंक, इकाई स्थान का अंक। तो जब हम संख्या का, किसी पूर्ण संख्या का वर्ग करते हैं, मैं दशमलव संख्याओं की बात अभी हम नहीं करेंगे, इसमें ये ध्यान रखना, ठीक है। तो किसी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उनकी इकाई के स्थान पे भी कुछ संख्याएं आती हैं। जैसे अब हमने 1 का वर्ग हमने किया तो 1 आया, इकाई का स्थान पे तो 1 ही आ रहा है। 2 का वर्ग किया और ये 4 आया, ठीक है। 3 का वर्ग हमने किया तो ये 9 आया। 4 का वर्ग जब हम करेंगे तो ये 16 आता है। अब देखो यहाँ पे तो 1, 4 और 9 ये तो एक ही अंक है, तो ये तो इकाई का स्थान तो यही हो गया। यहाँ पे 16 है, 16 में 2 अंक है ना, लेकिन इकाई का स्थान पे ये है, तो ये है 6। चलो आगे क्या है 5। 5 का वर्ग हम करेंगे तो ये 25 आता है, इकाई का स्थान पे 5 है। फिर 6 का वर्ग करेंगे हम तो ये आता है 36, इकाई का स्थान में क्या आया 6 आया। 7 का वर्ग हमने किया तो क्या आया 7 7 49, इकाई का स्थान में 9। 8 का वर्ग 8 8 64, इकाई का स्थान पे 4। 9 का वर्ग 9 9 में 81, इकाई का स्थान पे 1। और 10 का वर्ग 100, इकाई का स्थान पे 0। तो आप देख सकते हैं कि इकाई का स्थान पे क्या क्या है। जो इकाई का अंक है, तो जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आता है, वर्ग संख्या की इकाई का स्थान। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई का स्थान में या तो हमें 1 मिलेगा
या 4 मिलेगा, है ना, 1 4 या 9 मिलेगा, या 6 मिलता है, या 5 मिलता है, और देखो ये दोबारा 6 आ गया, ये हम लिख चुके हैं, फिर 9 है, ये भी लिख चुके हैं, 4 भी लिख चुके हैं, 1 भी लिख चुके हैं, और 0। तो जब हम कोई वर्ग संख्या लिखते हैं या फिर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान में ये ही अंक आते हैं। आपको इकाई के स्थान में 2 नहीं मिलेगा, आपको इकाई के स्थान में 3 नहीं मिलेगा, आपको इकाई के स्थान में 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना। तो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि 122 क्या यह वर्ग संख्या है, तो आप देख के ही मना कर दोगे कि इकाई के स्थान में 2 है और जिसके इकाई में 2 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी इकाई के स्थान में ये अंक आपको दिखे तो वर्ग संख्या होगी होगी, कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कि 131 लिखा है, तो क्या यह वर्ग संख्या होगी? तो आप ये बोलोगे भाई इसके लास्ट में तो 1 लिखा है तो वर्ग संख्या नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिनके इकाई में हमें ये मिले वो वर्ग संख्या हो भी सकते, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर ये दिखे तो वो तो वर्ग संख्या बिल्कुल नहीं होगी, इसके बारे में हम पक्के श्योर हैं। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर आपको कोई संख्या मिले 169, क्या यह वर्ग संख्या है? तो देखो इसके लास्ट में है 9, तो ये हो सकती है। तो फिर हम चेक करेंगे तो हमें पता चलता है कि भाई 13 का वर्ग जब हम करते हैं तो हमें ये मिलता है, तो यानी यह एक वर्ग संख्या है। ठीक है ना, 13 का वर्ग करते हैं ये मिलता है। अच्छा 199 क्या यह वर्ग संख्या है? तो फिर से देखो लास्ट में 9 है तो ये वर्ग संख्या हो सकती है, लेकिन जब हम पता करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि भाई जब 14 का वर्ग हम करते हैं तो हमें 196 मिलता है, 15 का वर्ग करते हैं तो हमें 225 मिलता है। तो ये तो हमें किसी के वर्ग करने पे नहीं मिल रहा है ना भाई। 196, इससे छोटी संख्या भी देख ली, इससे बड़ी भी देख ली, तो ये तो आएगा ही नहीं, तो अब ये वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये आ जाए कि 163 क्या यह एक वर्ग संख्या है, तो ये तो आप देखते ही बता सकते हो कि लास्ट में 3 है, यह वर्ग संख्या नहीं है। बात समझ आ गई? तो जिसकी इकाई के स्थान में ये अंक हो ये वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इकाई के स्थान की संख्या तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। जैसे मान लो कि हमारे पास है 21 का वर्ग किया तो संख्या तो होगी, बड़ी संख्या होगी, पर आप ये तो 1 सेकंड में बता सकते हो कि इकाई के स्थान में क्या अंक मिलेगा। क्योंकि ये 1 है तो इकाई के स्थान में पक्का 1 होगा ही होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है तो इकाई के स्थान में पक्का 1 होगा। अगर हमारे पास मान लो कि कोई संख्या है 52 का हमने वर्ग किया, तो 52 का वर्ग करेंगे उसमें टाइम लगेगा, 52 से आपको 52 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन इतना तो आप पक्का बता सकते हो कि इकाई में क्या होगा, यानी लास्ट वाला अंक क्या होगा। वो होगा, देखो 2 है ना, तो 2 का वर्ग होता है 4, तो यानी 4 होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अच्छा, अगर मान लो कि कोई संख्या है 63 का वर्ग किया तो इसके लास्ट में क्या आएगा? तो 63 के लास्ट में 63 का वर्ग करेंगे तो लास्ट में पक्का ही 9 आएगा, 9 पक्का आएगा। इसी तरह से मान लो कि 74 है, 74 का हम वर्ग करेंगे तो लास्ट में इकाई के स्थान पे कौन सा अंक आएगा? तो आप ये कहोगे कि भाई 4 का वर्ग करते हैं तो 16 मिलता है, और 16 के इकाई में 6 है, तो यानी यहाँ भी इकाई में 6 आएगा। भले इसका जब हम वर्ग करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा भाई, 74 को 74 से गुणा करेंगे तो एक बड़ा नंबर आएगा। यह आता है, ये नंबर आता है। ठीक है, तो बड़ा नंबर है, तो इसमें तो टाइम लगता है, लेकिन 1 सेकंड में तो आप ये बता ही सकते हो कि लास्ट में इकाई में 6 आता है। बात समझ आ गई? तो अब इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो कि 107 ये है हमारे पास और इसका वर्ग करना है,
और कोई आपसे पूछे कि इसका वर्ग जब हम करेंगे तो इकाई स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, तो आपको बस ध्यान किस पे रखना है, केवल और केवल इस पे, लास्ट वाले पे, केवल इसका वर्ग करो। तो 7 का वर्ग आपने किया, 7 का वर्ग करेंगे 49 आएगा, तो आप कहोगे कि भाई लास्ट में इकाई के स्थान पर 9 आएगा। तो जो भी ये नंबर होगा, इतना तो पक्का है कि इकाई के स्थान पर 9 आएगा, 9, है ना। अच्छा, तो ये अब आपको समझ आ चुका होगा कि जब हम ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके लास्ट में 1 हो और 9 हो, जब हम ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें लास्ट में 1 मिलता है। जब हम ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके लास्ट में 2 हो एंड 8 हो, तो उसके लास्ट में हमें 4 मिलता है। कैसे, देखो 1 जो है एक तो इधर है और एक इधर है, तो इसका मतलब ये है कि जिसके लास्ट में 1 होगा एंड 9 होगा, उनका वर्ग जब हम करेंगे तो 1 आएगा। समझ गए ना। अब देखो 4 एक तो इधर है, दूसरा इधर है, तो यानी जब हम 2 का वर्ग करेंगे और 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया है। 9 कब आएगा, 9 आएगा जब हम 3 का वर्ग करते हैं और 7 का वर्ग करते हैं, तो लास्ट में 9 मिलता है। 3 और 7 के केस में 9 मिलता है। अच्छा, 6 कब मिलता है, तो जब हम 4 और 6 का वर्ग करते हैं, है ना भाई। 4 का वर्ग किया तो लास्ट में 6 आता है, 6 का वर्ग किया तो भी लास्ट में 6 आता है, तो इसलिए ये लिख दिया मैंने। और 5 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 5 आता है, 0 का वर्ग करते हैं तो लास्ट में 0 आता है। अभी तक आपको सब कुछ समझ आ गया। अब 5 और 0 से लेके एक मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जिसके लास्ट में आपको 5 मिलेगा, यानी कोई भी संख्या हो जो जिसके अंत में 5 है, जब आप उसका वर्ग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो देखो आप उसकी इकाई तो छोड़ो, आप 2 अंक बता सकते हो, लास्ट में आपको 25 मिलेगा। पक्की बात है, चाहे वो संख्या 35 हो तो भी कुछ और भले होगा, लेकिन लास्ट में 25 तो ज़रूर होगा। चाहे वो संख्या 45 हो, चाहे वो संख्या 55 हो, चाहे 155 हो, जब आप इनका वर्ग करेंगे तो लास्ट में 25 आएगा, ये ध्यान रखना। तो 5 तो हमें पता ही था कि वो उसने आना है, लेकिन मैं आपको एक और बता रहा हूँ कि ये 25 आएगा। जैसे मान लेते हैं, ठीक है ना, एक संख्या है 15, 15 का वर्ग करते हैं तो क्या आता है, ये आता है 225। तो देख लिया आपने, लास्ट में 25 आया ना। जब आप 25 का वर्ग करते हो तो संख्या आती है 625, तो फिर लास्ट में 25 आया। जब आप 35 का वर्ग करेंगे तो ये संख्या आती है 1225, फिर लास्ट में 25 आया। इसी तरह से जब हम 45 का वर्ग करेंगे तो संख्या आती है 2025, फिर लास्ट में 25 आया। तो आपने देखा कि जिस संख्या के लास्ट में 5 होता है, जब उसका वर्ग करते हैं तो हमें मिलता है 25। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 675 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बोल दोगे नहीं, 675 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि लास्ट में जिसके लास्ट में 5 होता है तो उसमें 25 होना ज़रूरी है। तो ना तो 675 भी नहीं है, 655 भी नहीं है, 635 भी नहीं है। 625 हो सकता है, हो सकता है, फिर चेक करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन जिसके लास्ट में 15 हो, 35 हो, 75 हो, वो तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। ये बात समझ आ गई। तो पहली बात तो ये थी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, अगर आप इनको आप देखने की और उस नज़रिए से देखोगे, समझने की कोशिश करोगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है ये। एक और बात ये है कि जिसके लास्ट में 0 होता है, जब आप उसका वर्ग करेंगे तो आपको डबल 0 मिलता है। तो देखो मैं यहाँ पे 5 की जगह पे एक तो ये लिख देता हूँ 25, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डबल 0। तो जब भी आप ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके लास्ट में 0 हो, तो वर्ग करने पे 0 दुगने हो जाते हैं। 0 क्या हो जाते हैं, 2 गुने। तो मान लीजिए कि कोई संख्या है 10, उसका वर्ग किया तो ये आता है 100। इसमें कितने 0 थे, 1 0। वर्ग किया कितने हो गए, 2 0 हो गए। अगर हमारे पास कोई संख्या है 20,
इसका वर्ग क्या होगा? तो इसका वर्ग होता है 400। देखा आपने, एक ज़ीरो था, अब यहाँ पे 2 ज़ीरो हो गए। कोई संख्या है 300, 300 का वर्ग करेंगे ये आएगा 90000। तो देखा आपने, यहाँ पे 2 ज़ीरो थे, यहाँ पे 4 ज़ीरो हो गए। तो ज़ीरो जो होंगे वो उनकी संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिसके अंत में आपको 1 ज़ीरो मिलेगा या 3 ज़ीरो मिलेंगे, ये संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या 80 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। लास्ट में 1 ज़ीरो आ रहा है, 1 ज़ीरो तो कभी आता नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या में। आएंगे तो 2 ज़ीरो आएंगे या 4 ज़ीरो आएंगे। इसी तरह से कोई पूछे कि 1000 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल नहीं है। ये 3 ज़ीरो आ गए हैं, 3 ज़ीरो ही पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं होते हैं। या तो 2 होंगे या 4 ज़ीरो होंगे। इस बात का आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे फिर ये प्रश्न है और प्रैक्टिस के लिए है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप ये आराम से कर लेंगे। तो प्रश्न ये है कि क्या हम ये कह सकते हैं, पहला वाला प्रश्न है, क्या हम यह कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? हम कैसे जानते हैं? तो अब आप बताओ कि क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो, जहाँ तक बात है इस संख्या की, इस संख्या की, इस संख्या की और इस संख्या की, ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है, नहीं है। जहाँ तक इनकी बात है तो ये हो सकती है, हो सकती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं बिल्कुल नहीं है, यानी हम पक्का कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग संख्याएं बिल्कुल नहीं है। तो कौन कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है? तो देखो, यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके बारे में हम पक्का कह सकते हैं, यानी जो फर्स्ट वाला है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके अलावा ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है, 2 3 4 5 3। इसके अलावा 7 9 2 8 पूर्ण वर्ग नहीं है, और 2 2 2 2 2 ये पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान में 7 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, 8 नहीं आता है, 2 नहीं आता है। ये आप जानते हैं ना, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था कि ये नहीं आते हैं। पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान में ये नहीं आते हैं। ये आ सकते हैं, ये तो पक्का नहीं आएंगे, और ये आते हैं। ठीक है, ये अलग बात है कि जिस संख्या के लास्ट में 4 है तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई 4 है तो पूर्ण वर्ग है ही है। वो हो सकता है पूर्ण वर्ग, लेकिन जिसके लास्ट में आपको 2 मिलेगा उसके बारे में आप पक्का कह सकते हो कि ये तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जिसके लास्ट में आप 4 देखो और आप कह दो कि अरे ये तो 4 है लास्ट में, ये पूर्ण वर्ग है, नहीं। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, जिनके लास्ट में आपको ये दिखेगा वो पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जिसके लास्ट में आपको ये दिखेंगे वो पूर्ण वर्ग पक्का नहीं है। अच्छा, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि जिनके अंत में 2 3 7 8 होते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं। तो अपना स्टेटमेंट हम इस तरह से लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई के स्थान पे ये नहीं आते हैं। अब जहाँ तक पूर्ण वर्ग संख्याएं हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, हम नहीं कह सकते, वो है 5वां और 6वां। केवल देखने की बात हो रही है कि केवल देख के, ऐसे नहीं कि हमने हिसाब किताब करना है। तो यहाँ पे हम देखकर नहीं बता सकते हैं, इकाई के स्थान को देखकर हम नहीं बता सकते हैं। तो यहाँ पे ये और ये जो हैं, यानी 1069 और 2061, इसके इकाई के स्थान को देखकर हम ये नहीं बता सकते हैं कि पूर्ण वर्ग है या नहीं है। क्यों? क्योंकि पूर्ण वर्ग के लास्ट में 9 और 1 होते हैं, है ना। पूर्ण वर्ग जब हम करते हैं तो इसके अंत में ये होते हैं। अब उसके बाद ये है, पर बात ये है ना कि हर एक संख्या जिसके अंत में 9 है वो पूर्ण वर्ग हो या हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, दोनों बातों में आप अंतर समझो कि किसको देख के हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। इसको देख के हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये नहीं है,
इसको देख के हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते हैं, बस ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखो। अच्छा, और भी तो है इसमें। 5 ऐसी संख्याएं लिखिए जिसके इकाई के स्थान को देखकर आप बता सकें कि ये संख्याएं वर्ग संख्याएं नहीं है। नहीं के लिए तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं, क्योंकि लास्ट में बस ये होना चाहिए। तो कोई भी 5 संख्याएं लिखो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं। आप बता सकते कोई 5 संख्याएं, पांच संख्याएं बताओ। तो करना क्या, आपने कोई भी संख्या लिखो और उसके लास्ट में आप ये लगा दो, जैसे 1782, 1693, ओके, 2457, 1938। भाई देखो, लास्ट में तो हमें ये लिखना है ना, 2378, इन्हीं को लिखना है, 1452। तो ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, पक्का हम कह सकते हैं। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। तो 5 ऐसी संख्या लिखे जिसके इकाई के स्थान को देख के आप नहीं बता सकते कि वर्ग संख्या है नहीं है। तो हमें 5 ऐसी संख्या लिखनी है जो वर्ग हो भी सकती नहीं भी हो सकती। तो हो भी सकते नहीं भी हो सकती के लिए मैंने क्या कहा था कि लास्ट में हमें बस ये लिखना है कि 1 हो सकता, 1 4 5 6 9 0, जिसके अंत में ये होगा वो संख्याएं पूर्ण वर्ग हो भी सकती नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो 1 4 7 1 6 ये है, 2 1 5। इसमें एक काम करते हैं, 0 और 5 को फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, बस फिलहाल आप ये संख्या लिखो, 3 2 5 9 2 1 7 1 1 4 5 6। तो ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हो भी सकती नहीं भी हो सकती हैं। केवल इकाई के स्थान को देख के हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिनके अंत में ये सब आते हैं, 0 और 5 को मैंने फिलहाल यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि 5 के केस में तो सीधा 25 लिख सकते हैं हम पूर्ण वर्ग में, तो इसीलिए 5 को हमने हटा दिया है। खैर, फिलहाल ये है कि जिनके लास्ट में ये अंक होते हैं वो पूर्ण संख्याएं हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, इस बात का ध्यान रखना, और इसीलिए हमने ये संख्याएं लिखी हैं। तो कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि सर आप क्या कह रहे हो ये सब। मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसके लास्ट में हमें 1 4 5 6 9 0 मिलता है, ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन जिसके लास्ट में हमें 2 3 7 और 8 मिलेगा, ये तो पक्का नहीं होंगी। और इसका कारण ये है कि किसी भी वर्ग संख्या की इकाई के स्थान में ये नहीं मिलता है। हमें इकाई के स्थान में बस ये मिलते हैं, लेकिन हर एक संख्या जिसके इकाई में ये हो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। जैसे 64 इकाई में 4 है, पूर्ण वर्ग है। 94 इकाई में 4 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसलिए यहां पर यह कहा गया है कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यहां पर एक और क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए। तो यहां पर यह लिखा है कि इनका जब हम वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी। तो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था कि किसका वर्ग करने पर हमें क्या मिलता है, और उसके लिए मैंने ये आपको ये टेबल यहां पर बताई थी। तो इसका ध्यान रखना, इतना मुश्किल नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। और फिर देखो, जब हम 1 और 9 का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमें 1 मिलता है। इसी तरह से ये सब है। तो यहां पर हमें यही बताना है कि इन संख्याओं को जब हम वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या 1 पर समाप्त होगी। इकाई के स्थान पर 1 हमें कब मिलेगा, किसकी संख्या को वर्ग करने पर मिलेगा। तो अब मैंने क्या बताया था, 1 और 9। और अगर नहीं समझ आ रहा है, कन्फ्यूज़न है, तो सबका चेक कर लो। भाई यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 7 7 49, ये भी 9 आएगा। इसका वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, ये 4 आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे 9 में 81, ये भी 1 आएगा। तो इसका आंसर होगा कि 161 का वर्ग करेंगे और 109 का वर्ग करेंगे
तो हमें इकाई के स्थान पर 1 मिलेगा। ये इसका आंसर है। ठीक है। अब यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई स्थान पर 6 अंक होगा? तो क्लियरली जिसके लास्ट में 4 होता है और जिसके लास्ट में 6 होता है, उनका जब हम वर्क करते हैं तो इकाई के स्थान पर हमें 6 मिलता है। तो इसका आंसर होगा कि ये है, ये है, ये है और ये है। इसका वर्क करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 नहीं मिलेगा। क्या आप बता सकते हैं कि इसके वर्क करने पर इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? 1। 9 में 81 यानी 1 इकाई के स्थान पर 1 मिलता है। ठीक है, जब हम 19 का वर्क करते हैं। अब यहां पर ये एक और प्रयास कीजिए। यहां पर प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा? तो जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? तो ये पता करने के लिए पूरे का वर्ग करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल इसका वर्ग करो। तो 4 का वर्ग करेंगे क्या आता है? 16 आता है ना। तो इसकी इकाई के स्थान पर 6 मिलता है, 6 मिलेगा। इसका जब हम वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा? तो केवल 7 का वर्ग करो, पूरी संख्या का वर्ग करने की जरूरत नहीं। 7 का वर्ग करेंगे, 7 7 49। ठीक है, तो इकाई में 9 है तो ये 9 आएगा। इसी तरह से जब हम इसका वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर आएगा, देखो केवल 8 का वर्ग करना है। 8 8 64 यानी 4। अच्छा, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 आएगा। इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? 2 का वर्ग करते हैं तो 2 दूने 4। और यहाँ पे 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 36 इकाई के स्थान पर 6 आता है। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर 6 आएगा। बात समझ आ गई? 6 6 36। ठीक है, तो इकाई का स्थान पता करने के लिए क्या करना है? केवल और केवल जो ये इकाई वाला अंक है उसका वर्ग करो और फिर उसका इकाई का अंक देखो, है ना। तो 6 का वर्ग किया, 36 आया। तो 36 में इकाई क्या है? 6 है। तो यानी आंसर 6 है। क्लियर होगी बात? अब यहां पर यह प्रश्न है, तो पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित किन संख्याओं का वर्ग विषम संख्या सम संख्या होगी? तो एक बात का ध्यान रखना, सम संख्या का वर्ग सम संख्या होती है, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। जब हम किसी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें सम संख्या मिलेगी, और जब हम किसी विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो हमें विषम संख्या मिलती है। तो यहां पर इस संख्या का वर्ग, क्योंकि खुद एक विषम संख्या है तो इसका वर्ग होगा विषम। यह खुद एक सम संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो वो भी हमें सम मिलेगी। यह खुद विषम संख्या है, वर्ग करने पर हमें विषम संख्या मिलेगी। और ये खुद एक सम संख्या है, वर्ग करने पर हमें सम संख्या मिलेगी। बात समझ आ गई? चलिए, ये हो गया। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्या के वर्ग में शून्यों की संख्या क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था शून्यों की संख्या डबल हो जाती है। तो यहां पर इसमें एक शून्य है, जब हम इसका वर्ग करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 शून्य, और इसमें 2 शून्य पहले से ही है। जब हम वर्ग करेंगे तो वर्ग में कितने शून्य होंगे? 4 शून्य। ठीक है, तो इसके वर्ग में होंगे 4 शून्य। तो वर्ग करने पर शून्यों की संख्या डबल हो जाती है। सब मैं आपको समझा चुका हूं। अब इसके बाद इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। इस तरह से एग्जाम में तो ये क्वेश्चन मुश्किल आएंगे, लेकिन आपकी बुक में है तो मुझे बताना चाहिए, और वैसे भी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन संख्याओं को त्रिकोणीय संख्याएं कहते हैं, क्योंकि ये त्रिकोण बना रहे हैं। जैसे ये यहाँ पर 1 है, ये भी एक त्रिकोण बन रहा है ना ऐसे। तो ये है 3, 1 2 3 स्टार हैं। ये भी एक त्रिकोण बन रहा है ऐसे। तो और ये कितने हैं टोटल? ये 3 2 5 1 6, ये 6 स्टार है। ये कितने हैं? ये टोटल हैं 10 स्टार। और यहाँ पर कितने हैं? ये भी आप देख रहे हैं ना, ये त्रिकोण बना रहे हैं। तो ये हम इसको त्रिकोणीय संख्या कह सकते हैं। और ये कितने हैं इसमें टोटल स्टार? तो ये होंगे इसमें 15। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे जैसे आप लगातार 2 संख्याओं को जब आपस में जोड़ोगे तो एक पूर्ण वर्ग बनाएगा। जैसे आपने इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना?
4, 4 पूर्ण वर्ग होता है ना, 2 का वर्ग होता है। अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ें यहाँ पे 3 और 6, तो क्या हुआ? 6 और 3 9, 9 भी पूर्ण वर्ग होता है। अगर आप इन दोनों को जोड़ें तो क्या हुआ? 6 और 10 16, 16 भी एक पूर्ण वर्ग है ना। और यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ें तो क्या बनाते हैं? 10 और 15 25, 25 भी एक पूर्ण वर्ग है। तो कहने का मतलब ये है कि आप इनमें से किन्हीं भी 2 लगातार संख्याओं को जोड़ो, चाहे इसे और इसे जोड़ो, या फिर इसे और इसे जोड़ो, या फिर इसे और इसे जोड़ो, आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। तो वही ये है। ठीक है। अब इसके बाद है 2 वर्ग संख्याओं के बीच संख्याएं। देखो, वर्ग संख्या का क्या मतलब है आप समझ चुके होंगे। जैसे 1 एक वर्ग संख्या है, फिर 4 एक वर्ग संख्या है, 9 एक वर्ग संख्या है। इसके बाद क्या है वर्ग संख्या? 16 है, 25 है। तो ये है वर्ग संख्याएं, है ना। यानी ये है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, इस तरह से। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि 4 का वर्ग और 3 का वर्ग, यानी 3 का वर्ग है और 4 का वर्ग है, इसके बीच में कितनी संख्या होंगी? बीच में संख्याएं होने का मतलब क्या है? देखो, ये 9 है और ये 4 का वर्ग 16 है। तो इसके बीच में क्या क्या होगा? इसके बीच में 10 भी होता है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15 और फिर है 16। तो ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है, लेकिन इसके बीच में इतनी संख्याएं हैं। ये संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6, ये संख्याएं 6 हैं। लेकिन हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो, तो अगर कोई आपसे पूछे कि 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, इसके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, तो आपको करना क्या है? जो छोटा वाला नंबर है, जो छोटा नंबर है, इसको लेना है। 3 को लिया मैंने और उसका डबल कर दो, आ जाएगा 6। ये भी 6 आया। समझ गए ना। अगर आपसे प्रश्न को ये पूछे कि 4 का वर्ग है और 5 का वर्ग है, इसके बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, तो आपको सीधा क्या करना है? जो ये छोटा वाला नंबर है, इसमें 2 से गुणा कर दो। तो इसमें 2 से हम गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। यानी इनके बीच में 8 संख्याएं हैं। ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो देख लो, चेक करते हैं। 4 का वर्ग क्या होता है? 4 का वर्ग होता है 16। इसके बाद आता है फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और फिर आता है 5 का वर्ग यानी 25। तो ये एक वर्ग संख्या है, ये भी 5 का वर्ग है, लेकिन बीच में कितनी संख्या है ये? इनको गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है। तो इतना करने की जगह पे हम आराम से जो ये संख्या है इसको डबल कर दो, ये आंसर आ जाएगा। और इसको निकालने का एक और तरीका है। एक और तरीका ये है कि जो इनका अंतर है, इसको इसमें से 1 घटा दो। इनका अंतर यानी 25 और 16, इसका अंतर क्या है? 25 में से 16 गया, ये क्या बचा? 9। और फिर इसमें से 1 घटा देना है। ठीक है। तो ये आ जाएगा 8। तो क्या करना है? मान लो कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक वर्ग संख्या है 49 और एक वर्ग संख्या है 64, इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो हम क्या करते हैं कि इनको माइनस कर दो। तो 64 में से ये माइनस किया, क्या आया? ये आया 15। और अब 15 से 1 घटा दो तो ये है 14। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या था कि देखो, ये है 7 का वर्ग और ये है 8 का वर्ग, है ना। 7 7 49, 8 8 64। जो छोटा वाला नंबर है ये, इसको इसमें 2 से गुणा कर दो तो ये 14 आ जाएगा। तो सीधे आंसर आ गया हमारा। तो इस बात का ध्यान रखना। और अब यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो,
9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं? फिर 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच भी प्राकृतिक संख्याओं की संख्या हमें बतानी है। बड़ा आसान है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि 9 स्क्वायर और 10 स्क्वायर के बीच में कितनी संख्याएं होंगी? इनके बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी? तो मैंने क्या तरीका बताया था आपको, जो ये नंबर है छोटा वाला, जिस छोटे वाले नंबर का वर्ग हम कर रहे हैं, इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, 18। तो ये है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, इसके बीच कितनी संख्याएं हैं? तो क्या करना है, बड़ा आसान है, 11 में 2 का गुणा कर दो तो यह आ जाएगा 22। इसी प्रकार से अब आप ये भी आराम से कर सकते हैं। इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी? तो छोटा वाला नंबर 100 है, 100 में 2 से गुणा कर दो, 200 आ गया। यहाँ पे छोटा वाला नंबर 90 है, इसमें 2 से गुणा करो, 180 आ गया। यहाँ पे छोटा वाला नंबर 1000 है, इसमें 2 से गुणा कर दो, 2000 आ गया। समझ गया ना आप? इस बात का ध्यान रखना, ये तरीका है करने का। विषम संख्याओं का जोड़। तो यहां पे हमारे पास पहली बात तो ये कि विषम संख्या क्या होती हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तक आपने जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें सबसे यूजफुल और इंटरेस्टिंग ये है। देखो, आप जानते हैं विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब विषम संख्याएं हैं। तो जब आप लगातार जब आप विषम संख्याओं को इस तरह से जोड़ोगे, देखो जैसे एक अपने आप में वर्ग संख्या है ना, मानते हो ना आपकी एक वर्ग संख्या है, तो जो एक है ये एक वर्ग संख्या है क्योंकि ये एक का वर्ग होता है। लेकिन अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो क्या मिलता है? 4 मिलता है। और 4 क्या है? 4 2 का वर्ग है। जब आप 3 संख्याओं को प्लस करते हो तो क्या मिलता है? 3 और 1 4 और 5 9। 9 क्या है? एक वर्ग संख्या है। जब हम पहली 4 संख्याओं को आपस में प्लस करें तो क्या मिलता है? 3 और 1 4 5 9 7 16। 16 क्या है? ये भी एक वर्ग संख्या है। तो है ना ये कमाल की बात। जब हम विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है। लेकिन ध्यान रखना, विषम संख्या को शुरू से ही जोड़ना है, बीच से मत कहीं कोई उठा लेना। तो जो पहली संख्या है 1, ये अपने आप में वर्ग होता है। उसके बाद पहली 2 संख्याओं को हमने ले लिया, ये 2 का वर्ग होता है। पहली 3 विषम संख्याओं को हमने ले लिया, ये 3 का वर्ग होता है। पहली 4 विषम संख्याओं को ले लिया तो ये 16 आएगा और ये 4 का वर्ग होता है। तो आप देख रहे हैं कितना इंटरेस्टिंगली हमें ये चीज़ें मिल रही हैं। और देखो, बड़ी काम की चीज़ है ये। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम इन 5 संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपको पता है कि भाई 5 संख्याओं को जोड़ेंगे तो 5 का वर्ग आ जाएगा, ये तो 25 आ जाएगा। तो कितना जल्दी ये प्लस हो जाएगा। यानी देखो, 1, 3, 5, 7 और 9, अगर इसको प्लस करना हो, एक तो ये है कि आप इसको पूरा प्लस करो जैसा करते हैं, लेकिन अभी तक आपने क्या सीखा है कि जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलती है। और किसका वर्ग मिलता है? 1 2 3 4 5, ये 5 का वर्ग हमें मिलता है। तो इस तरह से इसका यूज भी है। तो जब हम विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, और ध्यान रखना 1 से शुरू करना है, तो वो एक वर्ग संख्या मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग n² होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम कंक्लूजन लिखेंगे कि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग n² है। तो अगर मैं पहली 7 विषम संख्याएं लिखता हूँ, यानी मैंने लिखा 1, ये दूसरी विषम संख्या, चौथी, ये 5वीं विषम संख्या, ये 6ठी विषम संख्या, ये 7वीं विषम संख्या, है ना, इनका योग क्या होगा? तो देखो, योग करने का बेस्ट तरीका है कि 7 का वर्ग कर दो, और 7 का वर्ग है 49, और आप इन्हें प्लस करोगे सीधा वैसे तो भी 49 आएगा। तो ये एक और इसका गुण है।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो 49 या कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये पूरा वर्ग होता है, जैसे ये 7 का वर्ग है तो ये पूर्ण वर्ग है। तो ये तो खैर हमें वैसे पता है, लेकिन इसको निकालने का दूसरा तरीका देखो। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इसमें से माइनस करेंगे विषम संख्याएं। तो सबसे पहले सबसे छोटी विषम संख्या 1 माइनस करो, क्या आएगा, 48 आएगा। फिर 48 में से दूसरी विषम संख्या माइनस करो, 3 है ना इसके बाद 48 में से, तो क्या आएगा, 45 आएगा। फिर अब तीसरी विषम संख्या माइनस करते हैं 45 में से 5, तीसरी विषम संख्या 5 है ना, 5 माइनस किया, क्या आया, 40। अब 40 में से चौथी विषम संख्या माइनस करो। चौथी विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5, इसके बाद 7 आता है, यह है 33। अब 33 में आया, 33 में से माइनस करो पांचवी विषम संख्या जो कि 9 होती है, और ये हो जाएगा 24। अब 24 में से माइनस करो छठी विषम संख्या जो कि है 11, है ना, 1 3 5 7 9 11, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 13। और अब 13 में से माइनस करो सातवीं विषम संख्या जो कि खुद 13 है, और ये 0 हो जाएगा। तो क्योंकि लास्ट में 0 हो गया है तो हाँ यह एक पूर्ण वर्ग है ना। और वैसे भी आप देखोगे तो 1 से लेके और 13 तक, यानी जो 49 है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, तो इसीलिए इसी वजह से एक एक करके माइनस हुआ। तो जैसे लास्ट में 0 आएगा तो आप कहोगे कि हाँ यह एक क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। और होगा क्या, तो हम क्या करेंगे, सीधे इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 का वर्ग है, तो यानी ये है 7 का वर्ग, इस तरह से। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि 30 एक वर्ग संख्या है कि नहीं है, क्या 30 एक वर्ग संख्या है? वर्ग संख्या का हो या पूर्ण वर्ग संख्या का हो, बात एक ही है। क्या 30 एक वर्ग संख्या है? तो देखो, पहले 30 में से 1 माइनस करो, फिर जो आया यानी 29 आया ना, इसमें से दूसरी विषम संख्या माइनस करो। ऐसे माइनस करना है, पहले 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7, ये 26 आएगा। अब इसमें से तीसरी विषम संख्या माइनस करो तो ये 21 आएगा। अब जो 21 आया है इसमें से चौथी विषम संख्या माइनस करो तो ये 14। अब जो 14 आया है इसमें से पांचवी विषम संख्या माइनस करो जो कि है 9, तो ये आ जाएगा 6। अब 6 में से ये तो माइनस होगा नहीं, छठी विषम संख्या 13 तो माइनस होगा नहीं, और 0 भी नहीं आया, लास्ट में 0 आना चाहिए ना, तो हम कहेंगे कि नहीं, यह एक वर्ग संख्या नहीं है, 30 एक वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि लास्ट में 0 नहीं आया है। तो इस तरह से हम ये जो विषम संख्या है इनको माइनस करके भी पता कर सकते हैं कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। और अब इसमें एक और पॉइंट है, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो देखो, कोई भी जो वर्ग संख्या होती है, जैसे 3 है, 3 का वर्ग जो है वो 9 होता है। किसी भी वर्ग संख्या को हम 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के योग में लिख सकते हैं, उसमें एक संख्या सम और एक विषम होगी। तो यहाँ पे ये 4 + 5 हम लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से कोई संख्या है, मान लो 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग क्या है, ये होता है 25। ध्यान रखना ये विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या को जब हम 2 संख्याओं को योग के रूप में लिखते हैं तो एक सम और एक विषम आता है। जैसे ये 12 है और ये 13 है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि सारी विषम संख्याओं के वर्ग हम लिखेंगे। जैसे हमने एक लिखा 11 का वर्ग, 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 एक तो 60 होता है, दूसरा 61 होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इतनी जल्दी कैसे निकाल दिया 60 और 61,
तो इसको करने का एक तरीका है, वो क्या है देखो। तो मान लो 5 का वर्ग है और इसको आपने लिखना है दो संख्याओं के योग के रूप में, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो पहली संख्या क्या होगी, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने जो ये संख्या है इसका वर्ग जो हम करेंगे, इसमें से 1 माइनस करके 2 से भाग दे देना है। और दूसरी संख्या क्या होगी, इसमें 1 प्लस करके 2 से भाग दे देना है। मुश्किल नहीं है, आपको मुश्किल लग रहा होगा देखने में। यहां पर ये क्या क्या हो जाएंगे, 5 का वर्ग आप जानते हैं 25 होता है, 25 में से 1 गया, 2 से भाग दे दिया। और यहां पर 25 में 1 प्लस कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 25 में से 1 गया तो क्या होता है 24, 24/2 26/2, यानी ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 13। तो आ गया ना, तो 5 का वर्ग होगा 12 + 13। इसी प्रकार से अगर मान लो कि आपके पास क्वेश्चन है 7 का वर्ग है, 7 के वर्ग को हमें लिखना है दो संख्याओं के योग के रूप में, दो क्रमागत संख्याओं को। ध्यान रखना ये क्रमागत पूर्णांक हैं, ये क्रमागत है लगातार, 4 और 5 लगातार, ये लगातार हैं, तो क्रमागत पूर्णांक होने चाहिए। तो ये क्या होगा, तो हमें क्या करना है, देखो 7 से तो 49 होता है, चलो एक काम करते हैं इसका वर्ग कर देते हैं पहले ही, आसानी रहेगी। अब पहली बार तो इसको माइनस करके 2 से भाग देना है, और दूसरे में क्या करना है, इसको प्लस करके 1 से प्लस करके 2 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा 48/2 और ये हो जाएगा 50/2, यानी ये हो जाएगा 24 और ये है 25। तो यानी जो 7 का वर्ग है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, और 24 + 25 आप देखोगे 49 होता है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, प्रयास कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। अच्छा, इनको दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखना है, बिल्कुल आसान है ये। तो क्या करना होता है, 21 का वर्ग है, कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले तो इसका वर्ग कर ही दो, ये होता है ये। अब हमें करना क्या है, क्या बताया था मैंने, एक बार तो 1 माइनस करो, फिर 2 से भाग दो, और फिर 1 प्लस करना है, और फिर 2 से भाग देना है। तो ये हो जाएगा 440/2 और ये 442/2, है ना, इतना तो क्लियर है। अब 2 से भाग देंगे तो ये 220 आएगा और ये 221 आएगा। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, अच्छा सेकंड पार्ट करो आप। सेकंड पार्ट क्या, जल्दी से करो आप, मेरे सॉल्व करने से पहले आप इसका आंसर निकालो सेकंड पार्ट का। 13 का वर्ग है ये, तो 13 का वर्ग होता है 169। तो अब क्या करना है, इसको 1 माइनस करके 2 से भाग दो, फिर प्लस करो, और 1 प्लस करके 2 से भाग दो। तो ये हो जाएगा 168/2, 170/2, 84 + 85। ठीक है, ओके। और यहाँ पे आई एम श्योर ये आप कर ही देंगे। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें लिखा है, क्या आप सोचते हैं कि इसका विलोम सत्य है, अर्थात क्या दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग एक पूर्ण वर्ग होता है। तो बिल्कुल ये सत्य नहीं है, सदैव नहीं होता है, कभी कभी हो सकता है लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है, सदैव नहीं, कभी कभी हाँ लेकिन सदैव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देखो, अगर मैं एक लेता हूँ 4 और दूसरा 5, तो ये तो 9 हो रहा है जो कि पूर्ण वर्ग है, तो यानी इस बार ही तो हो रहा है। लेकिन अगर मैं दो क्रमागत संख्याओं को, एक 8 और एक मैंने 9 लिया, तो ये है 17, तो 17 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना, तो इस केस में ये नहीं हुआ। तो हम ये कहेंगे कि जब हम दो क्रमागत संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो पूर्ण वर्ग बने, लेकिन किसी वर्ग संख्या को हम दो क्रमागत संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं।
और इस तरह से ये ध्यान रखना कि ये संख्या विषम होनी चाहिए, ये विषम होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक और इंटरेस्टिंग है, आपको इसमें भी काफ़ी मज़ा आएगा। जब हम दो क्रमागत सम संख्या या दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल करते हैं तो उसको गुणनफल करने का एक तरीका है। दो क्रमागत सम संख्याएं लेते हैं, मैंने एक लिया 4 और दूसरा 6, इनका आपस में गुणा करो। तो गुणा करने पर क्या आएगा, देखो इनके बीच में क्या संख्या है, इनके बीच में आप जानते हैं कि 5 आता है, उसका वर्ग करो और 1 घटा दो, तो ये आएगा 5 पचे 25, 25 में से 1 गया 24। इसी प्रकार से अगर 12 और 14 का आपस में गुणा करना है, ध्यान रखना 12 और 14 क्रमागत सम संख्याएं हैं, लगातार सम संख्याएं हैं, इनका जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो इसके बीच में क्या आता है, 12 और 14 के बीच में क्या आएगा, 13 आएगा ना, तो 13 का वर्ग और फिर -1 कर दो, तो ये होगा 169 -1 यानी 168। कितना इंटरेस्टिंग तरीके से ये आंसर आ रहे हैं। अगर हमारे पास है मान लो कि 16 × 18 दो क्रमागत सम संख्याएं हैं, क्या होगा, तो इनके बीच में आता है 17, उसका वर्ग करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो 17 का वर्ग होता है 289, एक माइनस किया तो ये 288 आ गया, और इसका आप गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 288 आ रहा है। क्रमागत विषम संख्या को लेते हैं, अगर हमने लिया 9 और 11 को, इसका गुणा करो क्या आएगा, तो देखो इनके बीच में क्या है, 9 और 11 के बीच में क्या है, 10 आता है, तो उसका वर्ग करो और एक माइनस कर दो, तो ये क्या आएगा, 100 में से 1 गया 99, और आप इसका गुणा करोगे तो भी 99 आएगा। 13 और 15 इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, तो 13 और 15 का गुणा करेंगे तो इनके बीच में है 14, उसका करो वर्ग और एक घटा दो, 14 का वर्ग होता है 196, उसमें से एक गया तो ये हो गया 195। लेकिन इसके लिए इतना तो है कि आपको वर्ग पता होना चाहिए। अगर आपको वर्ग पता है तो फिर बात ही क्या है, 19 और 21 का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनके बीच में होता है 20, उसका वर्ग करो और एक माइनस कर दो, तो 20 का वर्ग होता है 400, एक माइनस किया और ये आ जाएगा 399। ओके, तो ये जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक और चीज़ हमारे पास थी। ओके, और अब हमारे पास है पाइथागोरस त्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। देखो, जब भी तीन संख्याएं इस प्रकार से हों कि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, तो इन संख्याओं को पाइथागोरस त्रिक यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे कि अगर मैं लेता हूं 3, 4, 5, अगर आप इसका वर्ग करें तो क्या आएगा, 3 का वर्ग 9 होता है ना, 4 का वर्ग करो क्या होता है, 4 चौको 16, और 5 का वर्ग क्या होता है 25। तो देखो इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है, तो मैं इनको क्या कहूँगा, इनको हम कहेंगे पाइथागोरस त्रिक। तो 3, 4, 5 एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। इसी प्रकार से 6, 8, 10 ये भी एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। अब यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि जो 6 है उसका वर्ग क्या है 36, 8 का वर्ग क्या है 64, और 10 का वर्ग क्या होता है 100। अब आप इन दोनों को अगर प्लस करें, यानी 36 और 64 को प्लस करो, क्या आएगा, 36 और 64 को प्लस करके 100 आता है ना, तो आ गया ये। यानी यहाँ पर क्या है, 6 वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर है 10 का वर्ग। तो ये ऐसा हो रहा है, तो यानी हम इसे क्या कहेंगे, ये पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक में क्या होता है कि जब भी हमारे पास ऐसा है कि a² + b² बराबर हो c², तो यहाँ पे हम कहेंगे कि a, b और c पाइथागोरस त्रिक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, बात समझ आ गई। इसी प्रकार से एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, 5, 12 और 13। क्या आप बता सकते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक क्यों है? क्योंकि 5 का वर्ग जब हम करते हैं तो 25 आता है, 12 का वर्ग जब हम करते हैं तो 144 आता है, 25 और 144 इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा 169, जो कि 13 का वर्ग होता है। तो चूंकि 5 का वर्ग और 12 का वर्ग
जब हम प्लस करते हैं तो 13 का वर्ग आता है, तो हम ये कहेंगे कि 5, 12, 13 एक पाइथागोरस त्रिक बनाते हैं। अब ठीक है ना, समझ आ गया सब कुछ। अब आपके पास इसमें प्रश्न इस तरह से आते हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हम लिखें 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये एक पाइथागोरस त्रिक है। और ये क्यों है, कैसे है, मैं समझाता हूं आपको। तो देखो, अब ये यूज इस तरह से होता है। मान लो कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पाइथागोरस त्रिक बनाइए जिसकी एक संख्या 8 है, यानी एक ऐसा त्रिक जिसमें 8 है। आपको ध्यान है, हमने एक पाइथागोरस त्रिक ये लिखा था, इसमें एक संख्या 8 आपको दिख रही है। यस, तो हमें ऐसा ही बताना है जिसमें एक संख्या 8 है। तो अब होता क्या है कि जो यहां पर हमने लिखी हैं ये संख्याएं, इनमें से कोई एक 8 के बराबर है। अब इसमें हम सोच समझ के या हम देखो, इसे भी 8 रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा रखेंगे जिससे जो m है, एक ये पूर्ण संख्या आनी चाहिए, एक बिल्कुल जिसे हम कहते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि m दशमलव वगैरह में आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये कहोगे कि सर अगर हम यहाँ पे 2m को 8 रख देते हैं तो m तो 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है, m 4 है। वेरी नाइस। तो जो 2m है ये तो हो गया 8, दूसरा है m स्क्वायर माइनस 1, तो m क्या है हम निकाल चुके हैं ना, 4। 4 का वर्ग माइनस 1, 4 का वर्ग होता है 16, 16 में से 1 गया 15, और इसके बाद m स्क्वायर प्लस 1, तो ये 4 का वर्ग प्लस 1 यानी 16 प्लस 1, और ये होगा 17। तो क्या क्या है हमारे पास, ये त्रिक क्या है, ये जो त्रिक है इसमें एक तो 8 है, ध्यान रखना 4 नहीं है। 2m पूरा हमने क्या लिया था, 8 लिया था, तो एक तो 8 हो गया, दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या है 17। अब यहां पे एक और चीज देखो, एक और चीज यहां पर देखो, यहां पे अगर हम दूसरे वाले को यानी m स्क्वायर माइनस 1 इसको 8 रखते हैं, तो कमाल की बात यह है कि m अभी भी हमारे पास एक प्रॉपर नंबर आ रहा है, यानी यहां पर m स्क्वायर होता है, एक उधर जाएगा तो 9 आएगा, और m यहां पे 3 आ गया है, तो अभी भी कोई दशमलव वगैरह में नहीं आया है, प्रॉपर एक प्राकृतिक संख्या हमें मिल रही है। तो m 3 लेके भी हम चल सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझना इस बात को। अब m स्क्वायर माइनस 8 है बीच वाला, तो उसको तो हम 8 ले चुके हैं। अब बचा ये शुरू वाला और ये लास्ट वाला, तो यहां पर हमने 2m लेना है, m है अपना 3, तो ये होगा 6, और फिर है m स्क्वायर प्लस 1 यानी 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 यानी 10। तो त्रिक क्या है, तो देखो एक तो 6 है, दूसरा 8 है क्योंकि हमने पूरा इसको 8 लिया था, और एक 10 है, तो ये भी आंसर है, ये भी हमारा आंसर है, ध्यान रखना, और ये भी हमारा आंसर है। तो अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर कौन सा वाला लिखेंगे, तो आप अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन कभी कभार वो क्वेश्चन को घुमा देते हैं, और वो क्वेश्चन क्या लिखते हैं इस तरह से। तो यहां पे क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है, देखो एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, तो बताओ इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या 8 किस में है, तो आप ये कहेंगे कि सर सबसे छोटी संख्या 8 तो इसमें है, इस वाले में तो सबसे छोटी संख्या 6 है। तो उस अवस्था में यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप ये वाला करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आता है तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी बड़ी संख्या ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और पाइथागोरस त्रिक दोनों में से किसी भी एक तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखो ये हर बार नहीं होगा कि दो तरीके से हम निकाल पा रहे हैं, कभी कभार ऐसा होगा कि आप एक ही तरीका इनमें से हम लगा सकते हैं, कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे देता हूँ। अब जैसे ये प्रश्न हमारे पास है, एक पाइथागोरस त्रिक बताइए जिसकी एक संख्या 5 है। तो देखो पाइथागोरस त्रिक में क्या क्या होते हैं, एक होता है 2m, दूसरा
एम स्क्वायर -1, तीसरा एम स्क्वायर +1। तो हमने या तो इसे 5 रखना है या इसे 5 रखना है या इसे 5 रखना है। ओके, तो किसे हमने 5 रखना है? तो यहां पर हमने ऐसे को 5 रखना है जो हमें m एक पूरा पूरा नंबर दे, प्राकृतिक संख्या दे, हमें वो दशमलव में ना दे। अब अगर हम इसे 5 रखते हैं, अगर हम इसे रखते हैं तो आप भी जानते हैं कि इस केस में जो m है वो पॉइंट में आ जाएगा 5/2 करके, फिर 2.5 पॉइंट में आ जाएगा। तो हम इसे तो हम 5 नहीं रखेंगे। चलो ठीक है, चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर हम m स्क्वायर -1 को 5 रखते हैं तो m स्क्वायर हमें मिलता है, ये उधर जाएगा 6। अब m स्क्वायर 6 है तो m क्या है? तो ये तो √6 होगा जो कि दशमलव में होगा, 2 दशमलव कुछ। तो हम इसे भी नहीं लेंगे हम 5। अब बचता है ये, तो अब हम इसे 5 लेंगे। अब इसे अगर हम 5 लें तो क्या होता है? तो इस केस में क्या होगा? m स्क्वायर 1 उस तरफ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा और m आराम से हमारा 2 आ गया है। अब m 2 आ गया है, ठीक है। तो अब जो है एक एक करके इनको रखते हैं। देखो ये तो हमने खैर रख ही दिया है 5, तो इसको तो अब दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे लो तो हमारे पास से 2m, यानी 2 × m है 2, 4 आ गया। और ये m स्क्वायर -1, ये है 2 स्क्वायर -1, 4 -1 यानी 3, ये 3 आ गया। और ये 5 तो अपना है ही। तो क्या होंगी संख्याएं? एक 3, एक 4 और एक 5। ये तो इस तरह से इन तीनों में से जिसको रखने पे हमारा m एकदम सही नंबर आ रहा है, एकदम पूर्ण प्राकृतिक संख्या आ रही है, तो उसी को हम लेंगे। अब ये बात आपकी क्लियर समझ आ गई है? ओके, ऑलराइट। और अब आप सीखेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। देखो दोस्तों, वर्ग तो मैं आपको समझा चुका हूं। वर्ग क्या होता था कि किसी भी संख्या को जब स्वयं से गुणा करते थे, जैसे 4 को अगर हमने 4 से गुणा किया तो हमें 4 का वर्ग मिलता है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। और ये 16 होता है, 4 × 16। वर्गमूल में इसके विपरीत होता है। तो 16 का वर्गमूल, यानी अगर हम लिखें कि 16 का वर्गमूल क्या है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 16 का वर्गमूल। ये उसका चिन्ह होता है और ये हो जाएगा 4। तो जब किसी का भी वर्गमूल अगर हमें देखना हो, मान लो कि 25 का वर्गमूल हमें देखना है, तो अब ध्यान से देखो कि हमें क्या करना होता है। 25 जो है ये आप जानते हैं ना, 5 × 5। तो वर्गमूल में जब हम क्या करते हैं, देखो वर्ग में हमने क्या किया, अगर मैं लिखूं 4 का वर्ग, तो 4 के वर्ग को मैंने 4 का वर्ग में 4 को मैंने 2 बार लिख दिया। वर्गमूल में उल्टा कर देते हैं, जो 2 बार लिखा होता है उसको 1 बार लिख देते हैं। तो ये 2 बार 5 लिखा है, तो अब 1 बार ये 5 हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल है 5। इसी तरह से अगर मुझे लिखना हो कि 4 का वर्गमूल क्या है, तो 4 का वर्गमूल देखो 4 होता है 2 × 2, 2 बार क्या है, 2 बार है ना, तो ये हो जाएगा 2। अगर हमें लिखना है 49 का वर्गमूल, तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, तो 49 को हम क्या चीज़ है जो 2 बार लिख सकते हैं, 7 को हम 7 × 7 = 49 होता है, तो 7 2 बार है ना, तो वर्गमूल करेंगे तो 1 बार आ जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास 100 है, तो 100 क्या होता है, 100 आप जानते हैं कि 10 × 10 होता है। अब 10 यहाँ 2 बार है, वर्गमूल करेंगे 1 बार रह जाएगा और ये इस चिन्ह से बाहर आ जाएगा। तो जो वर्गमूल जब आंसर आपको लिखना हो तो ये चिन्ह से हम बाहर निकाल देते हैं, तो यानी हमने वर्गमूल कर दिया है। अब जो 100 है इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। जो 100 का वर्गमूल है, तो 100 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि 100 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 5। तो यहाँ पे देखो, आप जानते हैं कि 100 होता है 2 दूने 4, 4 × 5 = 20 और 20 × 5 = 100, ये पूरा गुणा करके 100 आएगा। अब देखो 2 जो है वो 2 बार है, तो वर्गमूल करेंगे तो 1 बार रह जाएगा। 5 यहाँ पर 2 बार है, वर्गमूल करेंगे 1 बार रह जाएगा, और 2 × 5 = 10। तो अभी भी ये 10 आ गया, ऐसे भी 10 आया था और ऐसे भी 10। तो आप किसी भी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप समझ गए ना, किसी भी संख्या का जब मान लो कि जैसे 16 है,
तो 16 का वर्ग जब हम करते हैं, अगर हमें 16 का वर्ग करना हो, वर्ग, तो क्या होता है? 16 का वर्ग होता है, 16 का वर्ग ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 16 गुणा 16 यानी 256, ये आया। तो 16 का वर्ग जब 256 है, तो 256 का वर्गमूल क्या होगा? वापस 16। तो 256 का अगर हमें वर्गमूल लिखना हो, 256 का वर्गमूल, तो ये इसको इस तरह से लिखेंगे, और फिर 256 ये होता है 16 गुणा 16, और ये आ जाएगा 16 दो बार है, वर्गमूल करेंगे एक बार आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सर हमें एकदम से कैसे पता चलेगा 16 गुणा 16, तो इसको करने का एक तरीका है, इसको ध्यान से देखो माय डियर स्टूडेंट्स। 256 को लिखने का एक और तरीका है, देखो कैसे। 2 से भाग जाता है ये, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अठे 16। फिर 2 से जाता है, 2 छके 12, 2 चौको 8। फिर 2 से जाता है, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाता है, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से जाता है 8 हुआ। फिर 2 से जाता है 4 हुआ। फिर 2 से जाता है, तो फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 2 दूने 4। फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। तो इसका ये मतलब है कि वर्गमूल 256 जो है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया ना। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो अब यहाँ पे जोड़े बना दो, ये जोड़े बनाया, ये जोड़ा बनाया, ये जोड़े बना दो, जोड़े यानी पेयर्स बना दो। अब जो जोड़े में से एक बाहर लिखो, पता है ना वर्गमूल जो होता है तो दो होते हैं तो वो एक बाहर आ जाता है। ये 2 बाहर आएगा, दूसरे जोड़े में से भी 2 बाहर आएगा, तीसरे जोड़े में से भी 2 बाहर आएगा, चौथे जोड़े में से भी ये बाहर आ गया। मतलब जो 2 हैं उनमें से एक बाहर आ जाएगा। अब ये 2 दूने 8 दूने 16, तो 16 आ गया। तो आपने देखा ना, यह भी हमने 16 निकाला था इस तरह से, और ये भी 16 है। तो इस तरह से भी वर्गमूल निकलता है। और जो मैंने यहां पर किया है, इसको बोलते हैं क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना। तो इस तरह से ध्यान रखना, इस विधि को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करके वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि आप कह सकते हैं इसे। एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अगर हमें वर्गमूल ज्ञात करना हो, मान लो कि हमारे पास 196 है, 196, और इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे? है ना, 196 का वर्गमूल क्या है? तो हमें क्या करना होगा? इसके करने हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड करना, जो हम अभी कर रहे हैं। तो देखो सबसे छोटी संख्या क्या है जिसका इसमें भाग जाता है? 2 है। 2 में 18, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग जाता है इसमें, तो 2 चौको 8, 2 में 18। अब 7 से जाता है, 7 से तो 49। फिर 7 से जाएगा 1, तो यानी ये हो जाएगा क्या? 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब जोड़े हैं, उनमें से एक बाहर ले लो। 2 2 बार लिखा है, एक बार आ जाएगा। 7 2 बार लिखा है, एक बार आ जाएगा। और 7 दूने 14 आंसर आ गया है। ये कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि है वर्गमूल ज्ञात करने की। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनमें किसी का भाग नहीं जाता है। 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, जिसका वर्गमूल ज्ञात करना होता है उसको इन संख्याओं में हम कन्वर्ट कर देते हैं, इन संख्याओं के गुणनफल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं। तो मान लो कि हमें वर्गमूल ज्ञात करना है 324 का। तो अब एक काम करो, 324 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो मेरे साथ साथ आप ज्ञात करो, ठीक है? अगर हो सके वीडियो को यहाँ पे पॉज करके और फिर ज्ञात करो। तो सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे, अगर उससे जाता है तो 2 से इसमें भाग बिल्कुल जाता है। 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 दूने 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2। फिर 3 से भाग देंगे, 3 दूने 6, 3 सते 21। फिर 3 से भाग देंगे, 3 नम 27। फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 दिया 9, और 3 से भाग देंगे 3 कम 3। तो ये है क्या?
324 का वर्गमूल। अच्छा, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना? ये हमने सब लिख दिया यहाँ पे, जो यहाँ पे आए थे इसके गुणनखंड। और अब फिर वही करेंगे, जो 2 बार लिखा है उसको बाहर एक बार करके लिख देंगे। 2 बार है तो बाहर एक बार आ जाएगा, 3 भी 2 बार यहाँ पर है, और ये वाला 3 भी 2 बार है। तो हम जोड़े देखते हैं, ठीक है, जोड़े बनाते हैं। ये हुआ 3 दूने 6 और 6 थी 18, तो 18 ये आ जाएगा, यानी 324 का वर्गमूल 18 है। तो अब आपको ये विधि आ गई है वर्गमूल ज्ञात करने की। यह है अभाज्य गुणनखंड विधि। कभी कभार हमारे पास ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा नहीं जाता है। मान लो कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 50 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो 50 का वर्गमूल जो है 2 से आपने किया तो ये आया 25, फिर 5 से किया, 5 बचे 25, फिर 5 से किया 1। तो जो 50 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 50 को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 2 गुणा 5 गुणा 5। अब 5 का तो जोड़ा है यहाँ पे, 2 का नहीं है, तो जिसका जोड़ा नहीं है वो अंदर ही रह जाएगा, जिसका जोड़ा है वो बाहर आ जाएगा। तो 5 2 बार था, एक बार बाहर आ गया, लेकिन 2 अकेला था वहाँ पे, तो अंदर ही रह जाएगा। और इस तरह से √50 यानी 50 का वर्गमूल जो होगा वो होगा 5√2। ये इस तरह से होता है, ठीक है, ऑलराइट दोस्तों। और फाइनली इसमें एक और टॉपिक बचता है कि भागफल विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। तो इस पे मैंने एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है, दोबारा उसको बनाने का फ़ायदा नहीं है। तो वो वीडियो मैंने बनाया, उसको ज़रूर देखें। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आप उस पर क्लिक करना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करें भागफल विधि से। बाकी अभाज्य गुणनखंड विधि तो मैंने आपको यहाँ पे बताई रखी है। और इसी के साथ इस वीडियो का समापन होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हर एक चीज़ इसमें समझ आई होगी, और अब आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।